चलिए स्टूडेंट्स, तो नाउ वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बच्चों हम कर रहे हैं रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, ठीक है। उसमें हमारे पास एक क्वांटिटी होती है एंगुलर मोमेंटम विच इज एनालॉगस टू द लीनियर मोमेंटम इन द लीनियर मोशन। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, इन द लीनियर मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन में है, उसका कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी है, तो हम उसके लिए एक क्वांटिटी डिफाइन करते थे विच इज p वेक्टर इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। Linear momentum was actually the motion contained in the body. Linear momentum is actually the motion possessed by a body. In translational motion. ठीक है, ये हम ऑलरेडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये क्वांटिटी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब सेम तरीके से अगर कोई पार्टिकल, मान लो उसका मास m है, वो पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, दिस इज अ फिक्स पॉइंट ओरिजिन, दिस इज द r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब अगर ये पार्टिकल यहाँ पे मूविंग है, मैं नहीं कह रहा स्ट्रेट लाइन मोशन में है, मैं नहीं कह रहा रोटेशनल मोशन में है, मैं कह रहा हूँ इट इज जस्ट मूविंग, तो आप एक क्वांटिटी फाइंड कर सकते हो विच इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। इसके लिए पॉइंट फिक्स्ड होगा, मींस जो ऑब्जर्वर होगा, जो इस पार्टिकल को देख रहा है, वो इस फिक्स पॉइंट पर है, ओरिजिन पे है, ठीक है। वो इस मास का, इफ इट इज मूविंग, अभी मैंने वेलोसिटी वेक्टर नहीं बनाया, मैं भी बनाऊंगा, मोमेंटम वेक्टर भी बनाऊंगा। अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। तो हम उसको भी डिफाइन करेंगे। लेट अस सपोज ये पार्टिकल जो है उसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस डायरेक्शन में है, मींस इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। p इज मास टाइम्स वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उधर ही होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लो पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है एंड एन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट, ओरिजिन से, तो यहाँ पर ये हो गई हमारी r कैप की डायरेक्शन और ये होगी मोमेंटम की डायरेक्शन। तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज r प्रोडक्ट ऑफ दिस डिस्टेंस r फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इनटू लीनियर मोमेंटम एंड साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। दिस इज एंगल थीटा, एंगल थीटा इज बिटवीन p वेक्टर एंड r वेक्टर, ठीक है। उनमें जो भी डायरेक्शन होगी, जो भी एंगल थीटा होगा, वो हमें यहाँ पे यूज करना है। और एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी अपनी भी डायरेक्शन होती है n कैप। तो डायरेक्शन किधर होती है? n कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ l वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ l वेक्टर, ठीक है, बाय कौन सा रूल? वही राइट हैंड थंब रूल। जैसे इस केस में अगर हम डायरेक्शन बताना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो कैसे पता चलेगी? हम r वेक्टर से p वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को घुमाएंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को इधर अलाइन करेंगे इस डायरेक्शन में और p की तरफ ऐसे रोटेट करेंगे। तो देखो आपका जो थंब है दैट विल कम आउट, है ना। तो यहाँ पे थंब यहाँ आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, बाहर की डायरेक्शन में। डॉट यही रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ l वेक्टर, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। इट इज बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द r. What is r? r is the distance of the particle, distance of the particle from the fixed point, and p vector is the linear momentum of the particle, ठीक है। तो ऐसे भी एंगुलर मोमेंटम को लिखा जा सकता है। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने टॉर्क लिखा था कल। टॉर्क था r क्रॉस f, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r and f, where r is the radial distance, f is the force. Similarly we have angular momentum r cross p. अब यहाँ पर भी हमारे पास स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा स्पेशल केस ये बन सकता है बच्चों कि इफ r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए तो थीटा एंगल हो गया 90 डिग्री। मैंने 0 लिख दिया था गलती से, तो थीटा एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में फिर देखो यहाँ साइन 90 जब आप पुट करोगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा सिंपली r इंटू p। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू,
ये मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? लेट अस मेक अ डायग्राम। ये है मान लो आर वेक्टर, ठीक है, और जीरो हो जाएगा। नहीं, परपेंडिकुलर है, आर एंड पी आर परपेंडिकुलर। थीटा कितना होगा? 90, साइन 90 इज 1। तो इस केस में अगर हम डायग्राम बनाए तो ऐसा है, दिस इज द फिक्स पॉइंट O, दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज योर पी वेक्टर, है ना। पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ये इसकी होगी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। जिधर पी वेक्टर होता है बच्चों, वेलोसिटी भी उधर ही होती है, मतलब पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। बट अब सोचो, अगर पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाई जाए तो आर तो हमने इधर लिया हुआ है ना, तो उस केस में एंगल थीटा चेंज होता रहेगा, वो 90 नहीं रहेगा हमेशा। अगर हम चाहते हैं कि ये हमेशा 90 रहे तो क्या हो यहाँ पे जरूरी है, यहाँ जरूरी है कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय इस तरह चल रहा है, सर्कुलर मोशन में। देखिए, लेट मी ड्रॉ ए सर्कल हियर, इट इज इन सर्कुलर मोशन। ये इस तरह से इसका पाथ है, सर्कल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा तब देखो इसका मोमेंटम वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में चला जाएगा और आर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आप देखिए फिर से एंगल 90 डिग्री है। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट देख रहा हूं मैं सारा कुछ, तो उस केस में मोमेंटम नीचे आ जाएगा, जिधर वेलोसिटी वेक्टर होता है उधर मोमेंटम होता है, और आर इधर आ जाएगा। तो देयर इज 90 डिग्री एंगल, ऑलवेज, हमेशा 90 डिग्री है, तो वो सर्कुलर मोशन में होता है। उस केस में एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पर ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये मैंने इसका पाथ बनाया ना, और अगर आप यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताना चाहते हो तो राइट हैंड थंब रूल फिर से यूज करो। कैसे यूज करना है? अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमा दो स्क्रीन पे, और थंब देखो किधर है, थंब जो है वो बाहर आ रहा है स्क्रीन से, जिधर थंब जा रहा है वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट शीट पे मैं पहले डिफाइन करूंगा, फिर डायरेक्शन भी बताऊंगा कैसे लिखते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल वेक्टर? It is the product of the linear momentum and perpendicular distance of line of action of linear momentum from the fixed point about which we need to find angular momentum। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना है, जैसे मैंने बताया। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी देख लो। जैसे ये रीजन है, मान लो दिस इज योर, ये हमने मान लो ऐसे आर वेक्टर ले लिया, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, ये मैंने पी वेक्टर ले लिया, ठीक है जी। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे है, ध्यान से देखो। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर दूं तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ठीक है जी। हमें क्या करना है, दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। नाउ दिस एंगल इज थीटा, जैसे मैंने अभी माना था कि ये आर की डायरेक्शन है, ये पी की डायरेक्शन है, तो ये थीटा एंगल है इन बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो हम इस चीज को फाइंड करना चाहते हैं। यहां से लेके यहां तक आर है ये चीज, ठीक है, इसको हम यहां भी रब कर देते हैं। तो ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना होगा, फिर ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो दिस विल बी आर साइन थीटा, ठीक है ना। ये वाली साइड ओ से लेके एम तक, ओ एम इज आर साइन थीटा। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द एंगुलर मोमेंटम इज according to definition the angular momentum is product of linear momentum, मतलब p into this perpendicular distance r sin theta।
ये हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, r क्रॉस p इन द सेम वे वी हैव रिटन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। चलो SI यूनिट लिख लो फटाफट। SI यूनिट इज, देखो मोमेंटम का ऐसे यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम है, इनटू r, है ना, तो 1 मीटर और आ गया, तो इसका यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। याद रखना दिस इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। CGS यूनिट भी देख लेते हैं। CGS यूनिट इज सिमिलरली जैसे ये लिखा गया है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो दिस इज द CGS यूनिट। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। कैसे? देखो सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आप R वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स रखो, P की तरफ घुमा दो तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर। जैसे इस केस में इधर से इधर जब आप अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे तो थंब बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो सिंपली अगर आपकी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, राइट हैंड की फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, या पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम बाहर होगा। दिस इज आउटवर्ड डायरेक्शन, इसको हम आउटवर्ड बोलते हैं, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू स्क्रीन। और अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है या आपकी फिंगर्स क्लॉकवाइज घूमी, जब आप R क्रॉस P कर रहे हो, R से P की तरफ जा रहे हो लाइक दिस, और आपकी फिंगर्स क्लॉकवाइज घूमी, तो एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड आ जाएगा। This symbol, cross symbol, represents inward and perpendicular। देखो बच्चों, अब जैसे हमारे पास लीनियर मोमेंटम था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स होती थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया टॉर्क। अब इन दोनों चीजों में एक रिलेशन होती है विच इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकेंड लॉ, है ना। सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है ना हमने, वो होता है F इज इक्वल टू dP by dt। The force acting on a particle is equal to the rate of change of its linear momentum. This is the Newton's second law of motion. This is for translational motion. Translational motion, ठीक है। Similarly, for the rotational motion, we have another law, Newton's second law, that is called Newton's second law for rotational motion, that is P की जगह L आ जाएगा, मतलब dL vector by dt, rate of change of angular momentum is equal to torque acting on the body। तो this is the Newton's second law for rotational motion। ये लॉ जो है बच्चों, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड है। मान लो एक सिंगल पार्टिकल है, उसका मास m है और उस पर हमने कुछ फोर्स लगाई, उस फोर्स के कारण वो पार्टिकल इस तरह से किसी पाथ के अराउंड घूमा, सर्कुलर पाथ उसने बनाया, ऐसे मान लो ऐसे घूमा, पूरा सर्कल बना देते हैं। इस वजह से मान लो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमा लाइक दिस, उस फोर्स के कारण, दिस इज द फोर्स, ठीक है, दिस इज आर वेक्टर डायरेक्शन। चलो, तो ये पार्टिकल मान लो किसी सर्कुलर पाथ में गया, उसके लिए वैलिड है ये, ठीक है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम, वैलिड है। दूसरी चीज है, अगर पूरी की पूरी बॉडी है, मान लो ये एक रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी का कुछ एंगुलर मोमेंटम है, ये ऐसे घूम रही है ऐसे, ठीक है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे घूम रही है ना ये, तो राइट हैंड थंब रूल में फिंगर्स ऐसे घुमाएंगे, थंब आपका ऊपर चला जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऐसे ऊपर की तरफ होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लाइक दिस, ऐसे बॉडी ऐसे घूम रही है, एंगुलर मोमेंटम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी इस बॉडी पे जो टॉर्क लग रहा है, वो जितना भी टॉर्क लगेगा उसके कारण इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, एंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दोनों के लिए ये लॉ वैलिड है, ठीक है, मतलब इट इज वैलिड फॉर ए सिंगल पार्टिकल एंड इट इज वैलिड फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, हर एक पार्टिकल घूम रहा है, उसको हम बोल देते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स। अब जब ये बॉडी घूम रही है, मान लो आपने ये वाला पार्टिकल पकड़ा, ये एक सर्कल में है, ये वाला पार्टिकल अपने सर्कल में घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल अपने सर्कल में घूम रहा है, तो दे ऑल ऑफ देम आर रोटेटिंग, तो उन सब के लिए ये लॉ वैलिड है। उस केस में हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं, टॉ 1
प्लस टो टू अप टू टो एन पार्टिकल्स है, सबका टॉर्क हम ऐड कर देंगे और इस साइड पर इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी. तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है, तो लेट मी स्टेट इट. स्टेटमेंट, अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है. इट स्टेट्स दैट फॉर ए रोटेटिंग बॉडी the rate of change of angular momentum is directly proportional to torque acting on the body. तो दिस इज वेरी फंडामेंटल रिलेशन, आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये बहुत काम आएगी हमारे. चलिए, तो देयर आर सम अदर फॉर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लेट अस राइट ऑल ऑफ देम. एक फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, L इज इक्वल टू R क्रॉस P. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. दूसरा फॉर्मूला R क्रॉस MV वेक्टर. तो यहां से M बाहर आ जाएगा और यू कैन राइट R क्रॉस V. बेसिकली आप वेलोसिटी और उस पोजीशन वेक्टर का, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और जो भी आंसर आए उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो. यू विल गेट एंगुलर मोमेंटम. दिस इज द सेकेंड रिलेशन. थर्ड रिलेशन है हमारे पास, यहां पे हम पुट कर सकते हैं, पुट V इज इक्वल टू R टाइम्स ओमेगा. जब हम V को R टाइम ओमेगा पुट करेंगे तो क्या रिलेशन बनेगी, L वेक्टर इज इक्वल टू M R क्रॉस R ओमेगा. तो यहां पर M R कॉमन, R क्रॉस ओमेगा यहां पे, और एक स्पेशल केस है, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन साइन 90 इज 1. तो ये फॉर्मूला बन जाता है एम आर स्क्वायर ओमेगा. ये एंगुलर मोमेंटम का ये वाला फॉर्मूला, ये मैग्नीट्यूड मैंने लिखा. डायरेक्शन भी लिख देते हैं. डायरेक्शन हमें पता है कि वो दैट विल बी परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ. तो वो हम एन कैप लिख देते हैं साथ में. बट ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला एक डिफरेंट फॉर्म है और यहां पर जो ये फॉर्मूला निकला इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो. फॉर थीटा 90 डिग्री यू कैन राइट इट MVR. L इज इक्वल टू MVR. तो ये दोनों फॉर्मूले ना सर्कुलर मोशन में डायरेक्ट लग जाते हैं. एक L इज इक्वल टू MVR. सर्कुलर मोशन में हमेशा थीटा 90 डिग्री होता है, रोटेशनल मोशन में हमेशा थीटा 90 डिग्री होता है. तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट लग जाते हैं. अगर सर्कुलर मोशन नहीं है, मतलब कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल देख लो. कह रहा है यहां पर एक पॉइंट है और एक पार्टिकल ऐसे निकल गया, उसका लीनियर मोमेंटम है P वेक्टर एंड दिस इज R वेक्टर. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर एंगुलर मोमेंटम लिखना है अबाउट दिस पॉइंट. ठीक है, तो वो वही है, सिंपली एंगुलर मोमेंटम हम लिख सकते हैं. ये नहीं पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो एंगुलर मोमेंटम नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते, अगर ये बंदा इस पार्टिकल को यहां से देख रहा था, उसको थोड़ा लगेगा कि ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट, है ना. तो क्योंकि वो यहां से यहां तक कुछ डिस्प्लेस हुआ मान लो, तो सीधा अगर यहां पर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, R P साइन थीटा. या यू कैन से, हाँ यही डेफिनेशन यही लिखेंगे पहले, R P साइन थीटा and you can see theta is 90 degree. This is line of action of angular momentum, this is R. ठीक है, that is only R into P. तो इसका आंसर R into P है. मतलब ये जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं, we can define for this particle also, but it is taken about a fixed point. ठीक है, तो वहां पर ये आंसर आएगा हमारे पास. हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे. तो ये सारे फॉर्मूले एंगुलर मोमेंटम के याद रखना.
एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसी के साथ यहीं पे लिख देते हैं, एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो हमें पता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये कंजर्व हो, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, कब ये कंजर्व होता है? इफ टॉ एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। मान लो टॉर्क लगा नहीं रहे आप, बॉडी घूम रही है बट टॉर्क नहीं लग रहा, तो उस केस में ये dl वेक्टर बाय dt दैट विल बी जीरो, है ना। ये टॉर्क जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो गई, मतलब l वेक्टर हो जाएगा कांस्टेंट। अब एक वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि दो चीजें कांस्टेंट हैं। नंबर वन, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। नंबर टू, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। दोनों चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड कैसे कांस्टेंट होगा? अगर r भी चेंज नहीं होगा और p भी चेंज नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। p कैसे चेंज नहीं होगा? अगर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी v चेंज नहीं हो रही, मतलब पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट द सेम स्पीड विद द सेम स्पीड लाइक दिस। तो ये हो गया कि इसका v जो है वो कांस्टेंट है, इसका r फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट, मास ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो उस केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। डायरेक्शन कैसे कांस्टेंट होगी? डायरेक्शन कांस्टेंट होने के लिए जो एल वेक्टर की डायरेक्शन है, एल वेक्टर जो अभी इस केस में पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूमने के कारण एल वेक्टर ऊपर चला गया, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन भी फिक्स रहेगी, मतलब ये पार्टिकल हमेशा इसी प्लेन में घूमता रहेगा। अगर किसी भी फिजिकल सिचुएशन में एल वेक्टर कांस्टेंट हुआ तो उस पार्टिकल का प्लेन ऑफ रोटेशन फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन फिक्स्ड। जगह तो है, दैट इज प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल विल बी फिक्स्ड। चलो, तो ये भी सारा एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। अब डेरिवेशन कर लेते हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं। एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने टॉर्क निकाला था, टॉर्क फाइंड किया था, वैसे ही हम एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, y, ठीक है। हाँ जी, क्या सिचुएशन है हमारे पास? सेम सिचुएशन है जैसे हमने कल देखी थी कि ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड दिस इज z एक्सिस। दिस इज द फिक्स पॉइंट। यहां पर एक पार्टिकल है, ठीक है, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज r वेक्टर, और r वेक्टर आप लिख सकते हो सिंपली, अगर हमें r वेक्टर लिखना है दैट इज xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है, इतना हमें पता है। अब लेटर सपोज इसका लीनियर मोमेंटम है किसी डायरेक्शन में p वेक्टर होने के कारण उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे p वेक्टर के, ठीक है। वो p वेक्टर आप लिख सकते हो pxi कैप प्लस pyj कैप। लेटर सपोज पार्टिकल के ऊपर फोर्स भी लग रही है, तभी तो घूमेगा ना, तो यहां पे फोर्स भी हम चलो ऐसे बना देते हैं f वेक्टर, ठीक है। तो लेट अस राइट, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m velocity v vector is rotating in xy plane, ठीक है। तो दिस इज द xy plane and particle is rotating like this in this plane।
पी वेक्टर इसका लीनियर मोमेंटम मान लिया हमने, which changes due to force F वेक्टर। देखो जब भी किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं लीनियर मोशन में उसका मोमेंटम चेंज होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये ऐसा है। नाउ इफ R वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, then we can write R is equal to xi cap plus yj cap, F is equal to fx I cap plus fyj cap. Therefore torque acting on it, अगर हम टॉर्क लिख लें पहले, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, और हमें वैसे भी पता है, तो ये आंसर आएगा XFY माइनस YFX, और उसकी डायरेक्शन रहेगी बच्चों K कैप, Z के अलॉन्ग डायरेक्शन रहेगी K कैप Z के अलॉन्ग, ठीक है, ये है। Therefore टो Z we will write only the Z component, क्योंकि देखो जब पार्टिकल ऐसे घूमेगा तो टॉर्क जो लगेगा that will be along Z एक्सिस, बाहर की तरफ, जैसे राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकलती है ना, तो इसलिए मैंने K कैप लिख दिया। मतलब टो Z जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज अवर टो Z, ठीक है, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। नाउ आई कैन राइट फोर्स एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेसिकली हमें एंगुलर मोमेंटम बनाना है ना, तो इस तरह से हम फोर्स को ये पुट कर सकते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ। माइनस वाई डी पी एक्स बाय डी टी, ये हमें पता है ना, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां तक आ गए हम। This is tau Z. Now let us suppose this is equation number 1. अब हम क्या करेंगे, actually I want to take common this d by dt factor। ये जो d by dt factor है ना, मैं उसको यहाँ कॉमन लेके बाहर निकाल के रखना चाहता हूँ। देखो अगर मैं ऐसा कर पाऊँ तो मेरे पास एक डेफिनेशन है, टो इज इक्वल टू d by dt ऑफ L। अगर ये d by dt बाहर आ जाए, मतलब यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट से बाहर आ जाए, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, इससे कंपेयर कर सकते हैं। बट मुझे ये नहीं पता यहाँ पे कि क्या d by dt इस तरह से बाहर आ सकता है ब्रैकेट से। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये x और y है यहाँ पर जो चेंज हो रहे हैं पार्टिकल के। जब ये पार्टिकल घूम रहा है तो इसका x और y कोऑर्डिनेट, ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y कोऑर्डिनेट, ये y है, ये x है, वो चेंज हो रहे हैं ना। तो मुझे चेक करना है यहाँ पर कि अगर मैं dy dt बाहर निकाल के रख देता हूँ तो क्या इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए मुझे एक चीज कंसीडर करनी है। मैं पहले से ऐसे रखता हूं इसको, हमने ये ब्रैकेट कंसीडर कर लेनी है यहाँ पे, d by dt बाहर लिख लिया मैंने। अब मैं इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व करूंगा और मैं देखता हूं इसका क्या आंसर आ रहा है। देखो कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। इसको हम इन दोनों के ऊपर करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन पी वाई लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आई होप आपको समझ आ गया कि जब डी बाई डी टी इन दोनों पे एक्ट करेगा तो ये इक्वेशन बनेगी। माइनस यहां पर भी हमने फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कर लिया और एक और माइनस ही आएगा, माइनस पी एक्स को एज इट इज लिख लिया और डेरिवेटिव हमें कर लिया डी वाई बाई डी टी का, ठीक है। तो बहुत इजी है। जब मैंने इसको इसके ऊपर एक्ट करवाया, पहले मैंने इसको एज इट इज लिखा, यहाँ डेरिवेटिव लगाया, फिर मैंने इसको एज इट इज लिखा पी एक्स और यहाँ डेरिवेटिव लगा दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई।
अब इस इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो देखो क्या पता चल रहा है, ये है x, इसको आप लिख सकते हो mvy और ये है vx। ये मैंने मोमेंटम को ओपन कर दिया, मास इनटू वेलोसिटी, और dx बाई dt को हमने vx पुट कर दिया। ये मैं नेक्स्ट टर्म लिख रहा हूं जो वहां पे लिखी गई है इक्वेशन में, सिंपली वही लिख रहा हूं, ये वाली टर्म। इसको क्या करना है, इसको आप देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, px को हम लिख सकते हैं mvx और ये है vy। तो देखो क्या हो गया, कितनी बढ़िया चीज हो गई, ये टर्म इससे कैंसिल हो। मतलब चाहे आप dy dt को ब्रैकेट के बाहर लिखो, चाहे आप dy dt को py और px के साथ लगा दो, यहां पर px चाहिए उसके साथ लगा दो, डजंट मैटर, सेम रहता है ना। मतलब हम यहां पर dy dt कॉमन निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज tau z is equal to the time rate of change of x py minus y px। मतलब इक्वेशन 1 जो थी, ठीक है, उसमें से मैंने ये डी बाई डी टी बाहर निकाल लिया। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग विद tau z इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल जेड। ये एल जेड बन जाएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट। देयरफॉर ypx, ठीक है, ये हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया, z कंपोनेंट। सिमिलरली इफ पार्टिकल रोटेट्स इन xz प्लेन, वो कहां पे है, बस फिनिश होने वाला लेक्चर। देखो वो कहां पे है, ये ओरिजिन है, ये x है, ये y है, ये z है। मान लो जो पार्टिकल है वो इस प्लेन में घूम रहा है लाइक दिस। ठीक है, अब उस केस में राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, एंगुलर मोमेंटम y के अलोंग आएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Ly, ये फॉर्मूला बन जाएगा Ly, y कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब y के बाद हमारे पास z आता है, तो zpx, ये शॉर्टकट बता रहा हूं लिखने के लिए, माइनस xpz। इस तरह से फिर हम इंडिसेस को रिवर्स कर देते हैं। Similarly, for yz plane, we have yz plane के लिए हमारे पास है x कंपोनेंट, x के बाद क्या आता है y pz माइनस z py। ठीक है, तो इस तरह से देखो, जब आप z कंपोनेंट लिख रहे हो तो x और y कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्सप्रेशन में, जब आप y लिख रहे हो तो z और x आएंगे, और जब आप x लिख रहे हो तो z और y आएंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द पार्टिकल विच इज रोटेटिंग, तो वो उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम तीनों को कंबाइन कर दे तो एल वेक्टर का फॉर्मूला बन गया, ऐसे लिखेंगे पहले LZI, सॉरी, तो ये बन गया LXI कैप प्लस LYJ कैप प्लस LZK कैप। ये कब होगा, ये उस सिचुएशन में होगा जब पार्टिकल किसी भी आर्बिट्रेरी प्लेन में घूम रहा है। जैसे मान लो पार्टिकल इस तरह से इस प्लेन में घूम रहा था और ये उसका एल वेक्टर था और उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, पार्टिकल इज रोटेटिंग लाइक दिस। आप ध्यान से देख लो, देखो मैं फिंगर्स अपनी ऐसे घुमाऊंगा ना, राइट हैंड थंब रूल लगा के फिंगर्स ऐसे घुमाओ, थंब आपका इस तरफ जा रहा है, तो ये कोई डायरेक्शन है जो ना ही एक्स की तरफ है, ना ही वाई है, ना ही जेड है, 3D में कोई और डायरेक्शन है। पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इस प्लेन में, तो उसके लिए तीनों कंपोनेंट्स होंगे। कैसे होंगे वो तीनों कंपोनेंट्स, Lx होगा y pz माइनस जेड पी वाई आई कैप, और y में x से स्टार्ट करेंगे, सॉरी y में y कंपोनेंट में z से स्टार्ट करेंगे, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड जे कैप प्लस z कंपोनेंट जो है वहां x से स्टार्ट करेंगे।
और ये एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट के ही बराबर है, दैट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, और यहां हम लिख देंगे आर क्रॉस पी ना, एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर हम इस तरह से भी एक्सप्रेशन लिख लें और उसको सॉल्व करें तो हमारे पास यही चीज आएगी, एंड दिस इज एक्चुअली आर क्रॉस पी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जब आपको एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो वो ये एक्सप्रेशन है, दिस इज एल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। चलिए, तो ये डेरिवेशन एक है, जैसे एंगुलर मोमेंट, जैसे टॉर्क वाली इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, वैसे ये है। दोनों में से कभी ये आ जाती है, कभी वो आ जाती है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं आर कोमा थीटा। अपना माइक म्यूट कर लो, म्यूट है, ठीक है। वो होते हैं आर कोमा थीटा, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, इट इज एक्चुअली आर इंटू पी इंटू साइन ऑफ थीटा, और उसकी कुछ डायरेक्शन होती है एन कैप विच इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ना एन कैप, वो ऐसे पता चलती है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। अभी हमने इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है, कार्टेशियन वाले को यूज करके इसको ड्राइव करना है। इट इज वेरी सिंपल टू डू दैट। हमने जैसे टॉर्क के केस में किया था सेम वैसे ही। देखिए, let us suppose we have a xy plane, this is y axis, this is x axis, and this is z axis, and here it is origin, and a particle at point P having coordinates x, y, और you can say r, theta, दोनों है ना। r यहां से पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे, और थीटा ये है। ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन। अब इस पार्टिकल का जो रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज आर वेक्टर। ये वही आर है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ लेट अस सपोज दिस पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ सम फोर्स एंड इट हैज द लीनियर मोमेंटम विच इज गिवन बाय दिस वेक्टर, दिस इज पी वेक्टर। ये पी पॉइंट है, ये पी वेक्टर है। अब इस पी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं और आर वेक्टर को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। आर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस तरफ आ जाएगा विच विल बी एक्स आर कॉस थीटा, विच विल बी एक्स कंपोनेंट एंड इट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ऐसे ही आर वेक्टर का जो दूसरा कंपोनेंट है वो y के अलोंग चला जाएगा लाइक दिस, एंड इट विल बी y कंपोनेंट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमें पता है। ठीक है, अब p वेक्टर की बात करें तो p वेक्टर के भी दो कंपोनेंट हैं। मैं ये p पॉइंट और ये कहीं और लिखता हूं, थोड़ा नीचे लिखता हूं। ये p पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स x, y भी हो सकते हैं, r, थीटा भी। चलिए, नाउ मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ये मोमेंटम का मान लेते हैं, एक एंगल अल्फा एंगल है विद x एक्सिस, तो इस तरफ बन जाएगा p cos अल्फा। दिस इज एक्चुअली द x कंपोनेंट, इसको हम px लिख सकते हैं। और ऐसे ही y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विच इज py इज p sin अल्फा। तो आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं। नाउ अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस torque, let us suppose particle is having this kind of circular motion, it is going in this path। ठीक है, ऐसे ये जा रहा है। ठीक है, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका z कंपोनेंट होगा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल जब आप लगाओगे आपकी फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, राइट हैंड की फिंगर्स, जैसे मैं एरो घुमा रहा हूं, और जो आपका थंब आएगा दैट विल बी आउटवर्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन में z एक्सिस होता है, तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट होगा। तो एज द पार्टिकल इज रोटेटिंग in xy plane, therefore its
एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग z एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो z एक्सिस के अलोंग अगर होगा तो वी कैन राइट LZ। अब LZ को कैसे लिखा जाता है, देखो z के बाद क्या आता है, z के बाद x आता है और x के बाद y आता है, तो रहेगा पोजीशन, पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट और मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग उसका y कोऑर्डिनेट माइनस, फिर इन दोनों इंडिसेस को हमें रिवर्स करना होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एंड x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है फॉर द z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज ओनली मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम एंड दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे जस्ट हम वैसे ही वैल्यूज पुट कर देंगे, x इज r cos थीटा, py is p sin अल्फा माइनस y is r sin theta into px is p cos अल्फा। तो इस तरह से ना आपको ड्राइव करने के लिए बोला जा सकता है कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में एंगुलर मोमेंटम के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करो। ये कार्टेशियन में है, इट इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हम उनको लेके जा रहे हैं। ये एक्स वाई जेड का ना एक स्पेशल नेम होता है, इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं। तो वहां से हम पोलर में लेके जा रहे हैं। तो हो गया सॉल्व, ये जस्ट r इंटू पी कॉमन ले आओ, अंदर बचा साइन अल्फा कोस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। ठीक है, ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इट इज साइन a minus b। ठीक है, अल्फा माइनस थीटा। नाउ व्हाट इज अल्फा माइनस थीटा, अगेन दिस इज द सेम एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन x वेक्टर r वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर, ये यहां से ऐसे r वेक्टर की डायरेक्शन है और ये p वेक्टर की डायरेक्शन है। तो अगर ये एंगल थीटा है ना बच्चों, तो यहां पर भी थीटा ही बनेगा। थोड़ा सही करते हैं, सही नहीं बना, ये देखो, ये है हमारी r वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो ये एंगल थीटा है वापस। ठीक है, यहां बनाते हैं ये एंगल थीटा, ये थीटा एंगल है। तो हमें चाहिए अल्फा माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल। ये एंगल कौन सी दो डायरेक्शंस में है, ये एंगल r वेक्टर और p वेक्टर की डायरेक्शन में है। इसको हम फाई लिख सकते हैं अभी के लिए, वैसे हम वैसे थीटा लेके चलते हैं, एंड दिस बिकम्स r p sin phi। तो वेयर what is phi? Phi is angle between r cap and p cap, मतलब इन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं उनमें जो एंगल है दैट इज एंगल phi। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को भी ड्राइव कर सकते हैं। और इसी में वही स्पेशल केस कि अगर phi 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये जो मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम ये इस डायरेक्शन में चला जाए, तब सर्कुलर मोशन बनता है एक्चुअली। ठीक है, लेट मी शो यू। मान लो ये आपका r वेक्टर था, मान लो ये ओरिजिन है, ये r वेक्टर है। ठीक है, r वेक्टर की डायरेक्शन तो बच्चों ये हो गई। ठीक है, बट जो p वेक्टर है वो अगर हम इसके परपेंडिकुलर ले ले लाइक दिस, मतलब दोनों में एंगल 90 डिग्री रहे, ओनली देन देयर इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये याद रखना, सर्कुलर मोशन, अदरवाइज कोई और ट्रैजेक्टरी बनेगी, बट यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। तो उस केस में सर्कुलर पाथ बनेगा। ठीक है, जब दोनों 90 डिग्री होंगे तब एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना बच्चों, दैट इज r इंटू पी, ओनली r इंटू पी। साइन 90 इज 1 और उसके साथ n कैप गिव्स यू डायरेक्शन वैसे ही पता चलती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो l वेक्टर की डायरेक्शन डॉट लगा के आप बाहर की तरफ बना सकते हो। कुछ और डायरेक्शंस के डायग्राम बनाते हैं। मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये कौन सा प्लेन है, ये है XZ प्लेन। ठीक है, ये है XZ प्लेन और ये है Y एक्सिस। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है XZ प्लेन में, ये आप देखो ध्यान से, तो अब अगर आप अपनी फिंगर्स को घुमाओ इस पाथ के अलोंग, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमाओ तो थंब आपका नीचे आएगा। मैं यहां लिख देता हूं, थंब आपका नीचे आएगा। ठीक है, तो इस केस में जब पार्टिकल ऐसे घूमेगा तो L वेक्टर जो होगा दैट विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। और सेम डायग्राम में मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये उसका पाथ है। ठीक है, तो उस केस में आपकी राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे घूमेंगी जब, तो थंब आपका ऊपर आएगा। तो जिधर हम थंब लेके जाते हैं, जिधर थंब आ जाता है हमारा राइट हैंड का, उधर ही एंगुलर मोमेंटम होता है, उधर ही हमारे पास
टॉर्क होता है, ये दोनों क्वांटिटी उसी डायरेक्शन में होती हैं। इवन ओमेगा भी उसी तरफ होता है। ओमेगा हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल से ही निकलती है। एक और होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जितनी भी रोटेशन वाली क्वांटिटीज हैं इन सब की डायरेक्शन इधर ही होगी, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। थंब जो है वो आपको इनकी डायरेक्शन देगा। तो नाउ लेट अस स्टडी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब अगर कोई पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है, तो अगर हम उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, ज्योमेट्रिकली हमें वो क्या चीज देता है, ज्योमेट्रिकली हमारे पास क्या निकल के आता है, फिजिकली वो किसके बराबर है, वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज आता है, प्रूव दैट द एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर of a particle is equal to twice the product of mass, particle का mass, its mass and एरियल वेलोसिटी। ये एरियल वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमें प्रूव करना है कि ऐसा होता है। और यहां से फिर केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी ड्राइव होता है, जो हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम एक एक्सिस मान लेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। ये है मान लो z एक्सिस, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है, देखो x y z जो है ना फ्रेम, वो आप कैसे भी मान सकते हो। आप z अगर यहां मान रहे हो, x फिर यहां मानना पड़ेगा, y यहां मानना पड़ेगा। बस बात यही है कि ये सारे राइट हैंडेड सिस्टम्स होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये मैं नई चीज बता रहा हूं, राइट हैंडेड होते हैं। मतलब अगर आप x से y की तरफ घूमो तो z की तरफ थंब जाना चाहिए, y से z की तरफ फिंगर्स घुमाओ तो x की तरफ थंब जाना चाहिए। ठीक है, और z से x की तरफ जाओ तो y की तरफ थंब जाना चाहिए। और ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि राइट हैंडेड सिस्टम्स हमें लेना होता है। चलो, तो ये ओरिजिन है हमारा। ठीक है, अब लेट अस सपोज इस नीचे वाले एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल है p पार्टिकल, यहां पे बना लेते हैं। ये एक पार्टिकल है p एंड दिस इज इट्स पोजीशन वेक्टर। पहले मैं यहां बना रहा होता था, अब मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, दिस इज r वेक्टर, इट्स पोजीशन वेक्टर। नाउ इन सम टाइम ये पार्टिकल यहां से यहां तक चला गया, Q पॉइंट पे चला गया। अब जब ये Q पॉइंट पे चला गया तो इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये इसका नया पोजीशन वेक्टर आएगा, न्यू पोजीशन वेक्टर। उसको हम मान लेंगे r वेक्टर। मैं यहां लिख देता हूं r वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर, कुछ उसमें ऐड हुआ है। ठीक है, और ये डेल्टा r होगा फिर, दिस इज द इंक्रीमेंट। अगर आप ट्रायंगल लॉ भी लगाओ, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ये वाला आपके पास वेक्टर आ जाएगा, ये साइड आ जाएगी। ठीक है, तो बस वही चीज हमने लगाई है। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अगर हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग फाइंड करना बच्चों, तो हमें इस ट्रायंगल का यहां पे ये वाला एरिया लिखना है। ठीक है, तो लेट मी राइट, लेट ए पार्टिकल at P having position vector r vector is displaced to point Q in time, एक छोटा सा टाइम भी लगा वहां पे, dt टाइम। ठीक है, इन टाइम dt। let delta r vector be its displacement। जैसे जो मैंने वहां पे किया है वो मैं लिख रहा हूं जस्ट। therefore pq वेक्टर जो है दैट इज डेल्टा r वेक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ v वेक्टर इज वेलोसिटी,
is velocity of particle. Then you can write delta r vector as v times delta t. ये v vector है, क्यों? Because you know that velocity is position rate of change of position, है ना, ये होता है. यहाँ dt की जगह ना मैं टाइम डेल्टा t ले रहा हूं. डेल्टा टी है, ठीक है, टाइम. चलो, तो यहां तक आ गए हम. नाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ. ठीक है, ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ. इसको हमें फाइंड करना है. तो इट इज वेरी इजी. इट इज इक्वल टू half of area of parallelogram. यहाँ ना पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे. देखो PQ के सामने एक साइड बनाएंगे, ये भी बिल्कुल PQ के बराबर है, ठीक है, और इसको हम R पॉइंट ले लेते हैं, कैपिटल R, और ऐसे ही एक साइड ये बनाएंगे. अब ये जो है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो डेल्टा R वेक्टर एंड दिस इज R वेक्टर. सेम है ना, देखो डेल्टा R के बिल्कुल सामने और पैरेलल है, और ऐसे ही R वेक्टर के बिल्कुल बराबर और उसके पैरेलल है. तो ये साइड भी R वेक्टर रहेगी और ये डेल्टा. अब ये पैरेललोग्राम बन गया. इस पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं. एक ये वाली साइड है विच इज डेल्टा R वेक्टर, और एक ये वाली साइड है विच इज R वेक्टर. तो वही फॉर्मूला हाफ इंटू A क्रॉस B होता है ना फॉर्मूला. A इसको ले लो, B इसको ले लो, A क्रॉस B, R क्रॉस. ये मैं पहले किसको लेता हूं, बाद में किसको लेता हूं, क्योंकि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना. तो हमारे पास ये होना चाहिए कि जब मैं इधर से उधर अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाऊं, थंब ऊपर आए. तो इसलिए R से डेल्टा R की तरफ हमने अपनी फिंगर्स को घुमाना है, फिर हमने एरिया लिखना है. तो ये एक एरिया निकल आया. दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OPQ. दिस इज एरिया. ओके, नाउ इसको ना, एरिया को भी मैं यहाँ पे डेल्टा A वेक्टर लिखा हूं. दिस इज जस्ट द एरिया स्वेप्ट बाय दिस पोजीशन वेक्टर. नाउ दिस कैन बी रिटन एज, देखो बहुत आसान है, R वेक्टर तो है ही है, ये जो डेल्टा R है उसको ऊपर से उठा रहे हैं, ये आ गया. ठीक है, यहां पे इसको ऐसे पुट कर सकते हैं. ओके, अब डेल्टा T जो है वो मैं नीचे लेके जा रहा हूं. इसके आगे जगह है ना मेरे पास, कंप्लीट हो गई. यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेल्टा T इसके पैर में चला जाएगा, डेल्टा A वेक्टर बाय डेल्टा T. ये होती है एरियल वेलोसिटी. बोला था ना एरियल वेलोसिटी, ये एरियल वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और यहां क्या बचा, हाफ R क्रॉस V. ठीक है, अब मुझे यहां मास लेके आना है, क्योंकि मुझे मोमेंटम चाहिए. R क्रॉस P इज एंगुलर मोमेंटम. तो हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m. लेट मी राइट नेक्स्ट शीट. देयरफॉर पहले मैं वही इक्वेशन लिख रहा हूं, हाफ. दिस इक्वेशन इज इक्वली वैलिड. ठीक है, इसमें लेकिन R क्रॉस V आ रहा है, हमें एंगुलर मोमेंटम बनाना है. तो व्हाट आई विल डू, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यूजिंग P इज इक्वल टू mv. यहां से अगर हम V निकाल लें तो दैट इज P बाय m. उसको हम यहां पुट कर सकते हैं. डेल्टा A बाय डेल्टा T इज हाफ R क्रॉस P. ठीक है, बाय m. तो m तो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट का कोई चक्कर नहीं है, बाहर ले आओ और ऊपर ले जाओ. तो ये बन गया 2m डेल्टा A बाय डेल्टा T. ठीक है, और इधर क्या बचा, सिंपली R क्रॉस P. एंड व्हाट इज R क्रॉस P, L वेक्टर. तो देयरफॉर वी गेट द एंगुलर मोमेंटम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड एरियल वेलोसिटी. ठीक है, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, जैसे मान लो पार्टिकल जो है ये उसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, ये ओरिजिन है, यहाँ पार्टिकल है और ये ऐसे घूम रहा है. ठीक है, तो किसी टाइम डेल्टा T में ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा. ठीक है, यहाँ पहुंच गया.
ये इसका अब नया पोजीशन वेक्टर आ गया, डायरेक्शन डिफरेंट है इसलिए प्लस डेल्टा आर भी कर देंगे। ये जो एरिया स्वेप किया इसने, इस पोजीशन वेक्टर ने डेल्टा टी टाइम में ये जो एरिया स्वेप्ट आउट किया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट एरिया डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल इनटू एरियल वेलोसिटी of its position vector about the fixed point. So this is the physical significance of angular momentum. और अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो आपने वो जो स्टेटमेंट लिखी थी ना, ये स्टेटमेंट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स एरियल वेलोसिटी, ऐसे आपने लिख देना। लेट अस डू वन एग्जांपल। सेम सिचुएशन हमारे पास है जिससे हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था। ये ओरिजिन है बच्चे, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, उसका डिस्टेंस x0 है ओरिजिन से, ठीक है। और उस पॉइंट P से हमने एक पार्टिकल को छोड़ा, वो पार्टिकल का मास m है, वो गिरा किसी पॉइंट Q पे पहुंचा, वहां उसका वेट mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ से उसका जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर, वो r वेक्टर है, ठीक है। एंड लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो हमें क्या करना है, दिस फिगर इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट O एट दिस टाइम। कौन सा टाइम, एट टाइम t, जब पार्टिकल यहां पहुंचा है। तो लेट अस फाइंड नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। टाइम t का मतलब है व्हेन इट इज एट q। हाँ जी, तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना बहुत इजी है। L इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला है। इसको आप लिख सकते हो R टाइम्स M इंटू वी इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए, क्या इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, और हमें उसके साथ साथ साइन थीटा भी चाहिए कि साइन थीटा कितना है। तो साइन थीटा तो नजर आ रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया विच इज x0, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन थीटा तो यहां लिख देते हैं, इट इज x0 बाय r, ठीक है। दिस इज साइन थीटा। तो r m v अभी फाइंड करते हैं, साइन थीटा इज x0 बाय r। नाउ टू फाइंड v, वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, तो v इज इक्वल टू u प्लस gt, ये सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है ना, फ्री फॉल का तो केस है, तो u इज 0 प्लस gt ही बचा। तो दिस इज योर वेलोसिटी g टाइम्स t, इसको यहां पुट कर देते हैं, तो बन गया r इंटू एम इंटू जी टी इंटू एक्स नॉट बाई r। तो r से r कट जाएगा, आंसर इज एम जी टी एक्स नॉट, एम जी टी एक्स नॉट, ठीक है। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन के लिए बच्चे हमें r क्रॉस p करना है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, आर की तरफ फिंगर्स रखो और मोमेंटम की तरफ घुमाओ। मोमेंटम किधर होगा, जिधर वेलोसिटी होगी ना, तो वेलोसिटी तो नीचे है ना, उधर ही मोमेंटम है। तो जब आप ऐसे अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओगे, थंब आपका इनवर्ड जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी, अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर रहेगी, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम ऐसे कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेफिनेशन हमें वहां पे वेलोसिटी चाहिए, या मोमेंटम अगर कभी कभी डायरेक्ट गिवन होता है तो हम पुट कर देते हैं। साइन थीटा हमें यहां से निकालना होता है। एक्चुअली आप ध्यान से देख सकते हो, हाँ जी, हम ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें एक्चुअली ये जो x नॉट है, ये वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आ रहा है इसमें, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम, वही सेम चीज है यहाँ पे जो आ रही है। देखो मैं एक और फॉर्मूले से तुम्हें करके दिखाता हूं। L इज इक्वल टू R, ऐसे लिखता हूं, L इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, ये लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, ये फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट आपने निकालना है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस x नॉट, सीधा लिख दिया। लीनियर मोमेंटम इज p। अब p को हमें किस में लेके जाना है, p को हमें mg में लेके जाना है। क्यों उसमें लेके जाना है, क्योंकि हमें p गिवन नहीं है, मोमेंटम गिवन नहीं है। तो हमें पता है ना, देखो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इज mg, यहाँ फोर्स कितनी लग रही है, mg लग रही है, इंटू टी, तो वो यहाँ पुट कर दो, देखो सेम आंसर आ गया।
एम जी इंटू टी मोमेंटम पुट कर दिया इंटू एक्स नॉट। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं।